नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ब्रोडॉक्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी यूपी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंप्लीमेंट करी हैं। यूपी स्टेट प्रमोशन काउंसिल्स बना दी हैं ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके। यूपी का माल जो भी यूपी में बन रहा है, जैसे जल्दी अभी हाल ही में ओडीओपी स्कीम लॉन्च हुई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट का हर एक अलग अलग प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट रहेगा। जैसे हमारे लखनऊ का प्रोडक्ट है चिकन का कपड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट का हर एक प्रोडक्ट, वो फेमस प्रोडक्ट उसको उठा करके उसको एक्सपोर्ट करेंगे ताकि जो यूपी की इकोनॉमी होगी वो कहीं ना कहीं बूस्ट होगी। इन्हीं सब चीज़ों से कहीं ना कहीं इकॉनमी जो होगी बूस्ट अप करेगी हमारी। और एक चीज़ और होगी कि यूपी में हमारे आने वाले कुछ सालों में जो एफडीआईज हैं बहुत तेज़ी के साथ ओपन होंगी, बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि यूपी में जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है, इतना बड़ा स्टेट होने की वजह से कहीं ना कहीं वो लागत कम है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो लेबर चार्ज है या लेबर की जो संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। यूपी और बिहार से ही सबसे ज़्यादा लेबर बाहर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेबर भी आपका थोड़ा सा मैन पावर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि 22 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है कहीं ना कहीं, और हर इंसान को नौकरी चाहिए। तो जैसे ही एफडीआईज का बाहर से फंड आएगा अंदर, बिल्कुल, तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगी। तो उसमें लोग, भाई सारा काम मैन पावर से होता है, मैन पावर से, बिल्कुल। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, रोजगार भी यहाँ पे मिलने वाला है आने वाले समय में। लेकिन ये आने वाले समय की बातें हैं, तो अगर बात करा जाए तो ये आने वाले समय की बात है। अभी आगे क्या होता है। अच्छा हाँ, इसी से याद है मेरे को, ऐसे अयोध्या और काशी को 16 सिटीज में डेवलप किया। सुना है आपने उसके बारे में? 16 सिटीज। सोलर, हाँ, अगर हम सोलर पे भी बात करें तो यूपी में जो सोलर प्रोडक्टिविटी थी पिछले 2017 में, और जो आज के मुकाबले जो यूपी में सोलर जो प्रोडक्शन हो रहा है बिजली का, वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, लाइक अभी मैंने एक रिसेंट में न्यूज़ देखी थी, करीबन 3,500 मेगावाट से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो रहा है आपका सोलर में। सोलर के द्वारा बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है, एग्जैक्टली। और सब्सिडी भी दे रही ना कहीं गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, आपको डोमेस्टिक लेवल पे, आपको जो है कॉमर्शियल लेवल पे, कि आप भाई घर पे चाहो तो सोलर लगवा लो, कॉमर्शियल काम के लिए चाहो उसमें सोलर लगवा लो। गवर्नमेंट लाइक 40 to 50% आई गेस उसमें सब्सिडी दे रही है। ये तो हमारे लिए भी अच्छा है ना, यूजफुल है कि अगर हम सोलर यूज कर रहे हैं तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इन सब चीज़ों में। और इलेक्ट्रिसिटी का भी काफ़ी ज़्यादा पहले, कुछ समय पहले, जैसे 2017 से पहले आपने बात कही, तो 2017 से पहले इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोडक्शन इंडिया लाइक यूपी में कम था। बिल्कुल। अब उससे जो है 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ गया है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। हाँ, तो मेरे को लगता है करीबन पहले रहा होगा करीबन 1000-2000 मेगावाट का, बट अब क्या है कि 4 से 5000 मेगावाट बिजली जो है जनरेट कर रहा है यूपी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज जो हमारे पास बन रही है उसको हम लोग सेल कर रहे हैं। बिजली भी ना ऐसे भी ना कि पहले बहुत सारे ऐसे अनटच्ड विलेज थे जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पा रही थी। याद है आपको, हम लोग जब बुआ जी के घर जाते थे? बिल्कुल, हमको वो दिन भी याद है। हम लोग ने भी ये देखा है कि एक हफ्ते बिजली कट जाती थी। कभी तो सुबह की लाइट होती थी, शाम की लाइट होती थी। कानपुर साइड में हम लोग जाया करते थे बुआ जी के वहाँ, तो वहाँ पे हम लोग ने भी वो सारी चीजें देखी ना कि भाई सुबह आ रही लाइट, शाम का हफ्ता होता था, हफ्ते चलते थे, हफ्ते चलते थे वहाँ, सुबह के हफ्ते होते थे, शाम के हफ्ते होते थे। वो अलग, वो सारी चीज़ें अलग थी। पर अब आज का अगर आप सिनेरियो देखोगे तो यूपी में मेरे को नहीं लगता कि लाइट की ऐसी कहीं समस्या है। लाइट गवर्नमेंट की दुआ से, मोदी सरकार की दुआ से लाइट का यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ओके है। बहुत सारी चीज़ें लाइक इलेक्ट्रिसिटी के मामले में तो वेल एंड नो डाउट वेल एंड गुड है यहाँ और पे। अच्छा, इसी के लाइट की चलते चलते बात करते हैं टूरिज्म की, तो टूरिज्म भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरे ख्याल में इकोनॉमी में अपनी। बिल्कुल। अगर आप टूरिज्म पे बात करोगे तो कहीं ना कहीं टूरिज्म सबसे ज़्यादा इकोनॉमी को आपकी बूस्ट करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ होगा वो टूरिज्म का होगा। अगर आप अभी बात करेंगे अयोध्या, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की, और बात करते हैं श्री काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ में भी 700 करोड़ की लागत से जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है, जो भव्य निर्माण हुआ है, उसकी पीछे यही वजह है कि जो यूपी में या काशी में कह ले कि टूरिज़्म को बढ़ावा देना है। टूरिज़्म जब बढ़ेगा तो हमारे पास बाहर का पैसा आएगा, इकॉनमी ऑटोमेटिकली चीज़ें ग्रो
करेंगी। जैसे पहले क्या था कि पहले अपने पास आगरा का ताजमहल, बिल्कुल वो काफी आज भी जो है वहाँ पे आज भी काफी है, आज भी है, तो टूरिज्म प्लेस को माना जाता है और जाना टूरिज्म माना सिटी प्लेस है, भी बिल्कुल है कहीं ना कहीं आगरा। बट अब क्या है कि अब लोग अयोध्या की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, श्री राम जन्मभूमि की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, काशी बाबा विश्वनाथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे इतनी चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी, इतना डेवलपमेंट बढ़ गया हो चुका है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँ, अयोध्या और काशी को अभी 16 सिटीज़ में डेवलप करने की बात करी जा रही है। और अयोध्या में तो यहाँ तक कि 10 किलोमीटर लंबी जो है सूर्य पथ बना दिया गया वहाँ पे। आप उसको जो है सोलर इल्यूमिनेटेड लाइट्स के थ्रू जो है वहाँ पे लगाई गई है, वहाँ पे पाथ पे पूरे 10 किलोमीटर का। तो कहीं ना कहीं इसमें एक शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने की तैयारी करी जा रही है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, या बन गया है। तो ये चीज़ है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अपने यूपी में हो रही हैं, जिसको हम लोगों ने सोचा तक नहीं था कि भाई हमारा यूपी भी ऐसा होगा, ऐसा डेवलप करेगा। और आज हम लीड बाय एग्जांपल हैं, हम खुद डेवलप कर रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं वो चीज़ों को, है ना। अयोध्या को देख रहे हैं हम लोग जो है काशी विश्वनाथ को देख रहे हैं। अब आने वाले टाइम में हम लोग जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि पे भी बहुत बड़ा निर्णय सुनने में आ सकता है कभी भी, किसी भी वक्त में। हाँ सही है, क्योंकि यूपी में क्या है कि जो चीज़ों को बढ़ावा देना है, यूपी में पिलग्रिम्स प्लेसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे इकॉनमी ऐसे ही बूस्ट करेंगे कि आप जो टूर एंड ट्रैवल का जो बिजनेस है, उन प्लेसेस को आप स्ट्रिक्टली जो वहाँ की सुख सुविधाएं हैं, वहाँ पे जो मॉनिटरिंग है या वहाँ की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो वहाँ पे आप डेवलपमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें वर्ल्ड क्लास की अब यूपी में होने जा रही हैं और हो ही रही हैं इनफैक्ट। तो जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बहुत जल्द यूपी बनेगा और इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट होगा इस मामले में। सही बात है, और हो सकता हो भी जाए। बिल्कुल होगा। जैसे आज से चल रहा है यूपी जो प्रोसेस है, उससे बिल्कुल कहीं ना कहीं हम टच करेंगे 1 ट्रिलियन की इकॉनमी डेफिनेटली। जैसे लखनऊ हमारा स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट होने की कगार पे है, तो काफ़ी सारी चीज़ें लखनऊ के अंदर भी डेवलप हो रही हैं। काफ़ी सारे चौराहा, काफ़ी सारे रोड्स काफ़ी सारी रोड्स उसमें जो है कवर अप हो रही हैं। अभी लखनऊ में बहुत सारा काम चल रहा है। नगर निगम कितना अच्छा काम करे लखनऊ की। अभी आप बात करें कि अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक समिट हुई लखनऊ में ही, आज से करीबन मार्च में। तो उसमें क्या था कि अभी IIM, जैसे हमारे यहाँ एक कॉलेज है IIM, राइट। IIM को तो सभी जानते हैं, लखनऊ में भी हमारे एक IIM है। तो वहाँ पे गार्बेज की बहुत जो डंप लगा हुआ था ना, बहुत बुरी स्थिति थी वहाँ पे, बहुत बुरी, लिटरली सालों से आज से नहीं, करीबन वो 50 साल से मेरे ख्याल में वहाँ पे पूरा डंपिंग हो रखा था। बड़े बड़े पहाड़ बने थे। लेकिन भाई साहब आपको मैं बताऊं भाई, वो पहाड़ों को हटाने में महीने भर में उन पहाड़ों को हटा करके फ्लैट रोड्स, एकदम एयरपोर्ट्स लेवल की रोड आपको बताया। मतलब आप कभी जाओ उस साइड तो देखो वहाँ की रोड को, कि आपको लगेगा यार कि मैं क्या एयरपोर्ट में रात में जाऊँ तो बड़ा जमाती लाइटें, और कोई मतलब जो साल भर से बंदा ना गया हो उस साइड IIM रोड के साइड, वो अब चला जाए, वो देखेगा कि भाई क्या बदलाव, बिल्कुल बदलाव, सही बात, डेवलपमेंट किसे कहते हैं। वो वहां जाके पराकाष्ठा है भाई, वो डेवलपमेंट की पराकाष्ठा है। वही पहाड़ों को हटा दिया, बड़े बड़े जो ढेर लगे हुए थे कूड़े के, करीबन 500 किलोमीटर में फैले हुए, 500 या 1 किलोमीटर में करीब फैले हुए थे ढेर, उनको हटा करके भाई फ्लैट पूरी रोड्स बना दी गई। अभी योगी जी का वहीं पे तो आगमन हुआ था, योगी जी आए थे, तो वहाँ पे हेलीपैड्स की सुविधाएं दी गई, वहाँ पे हेलीपैड्स बनाए गए थे। और ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। अब अगर कोई जाता है तो वो चीज़ वहाँ पे देखेगा तो वो शॉक्ड हो जाएगा कि यार ये क्या बन गया है। मतलब हम लोग तो जाते रहते हैं, जीते रहते हैं। एक एग्जाम्पल है कि हम लोग ने देखा है, हम लोग के लिए भी वो एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ थी। सडन चेंजेस और सुपर्ब, हैड्स ऑफ टू आवर गवर्नमेंट, एंड बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट इन चीज़ों को लेके। और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि आगे जो भी गवर्नमेंट आए वो इन सारी चीज़ों को हम एक देश के युवा के नाते हम लोग क्या है, किसी भी गवर्नमेंट से चाहेंगे, यही चाहेंगे कि भाई हाँ, हमारे देश में सरकारें बदलती रहती हैं, ठीक है, बट एक डेवलपमेंट कभी नहीं रुकना चाहिए। डेवलपमेंट हमेशा होना चाहिए और लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए। बिल्कुल है ना। चीज़ों को सही तरीके से करना आना चाहिए। बिल्कुल है ना। चीज़ों को गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। है ना। कोई भी गवर्नमेंट हो, है ना, सरकार। तो हम गवर्नमेंट से तो यही उम्मीद करते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसको डे बाय डे इंक्रीज ही करती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और आने वाले टाइम में मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं सब चीज़ें इंक्रीज भी होंगी। बिल्कुल होंगी, अगर इसी पैरामीटर्स पे चलते रहे तो बिल्कुल होंगी। बात करते हैं अगर सिक्योरिटी के बारे में या लॉ एंड ऑर्डर के बारे में यूपी के, तो कुछ काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गया बीते कुछ दिनों में मेरे ख्याल में। और यूपी का नाम सुनते ही मेरे ख्याल से लोगों को वो बुलडोजर की शक्लें, सही बात है, बुलडोजर दिखने लगता है। अरे भाई लोग
हम तो देखते हैं ना आज के टाइम में कि लोग कितना खौफ खाते हैं, अपने पास कुछ भी गलत सामान ले जाने से पहले सोचते होना हैं कि चाहिए भैया भाई। कि मैं कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा। बिल्कुल मैंने होना देखा चाहिए। है, आंखों देखी, मैं आपको बताता हूँ कि भाई एक बंदा, उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, वो ले जाने से हिचकिचा रहा था कि भैया ऐसा ना हो कि इसमें कहीं कुछ उल्टा सीधा ऊपर नीचे हो गया। उस नया बंदा था रिवॉल्वर रखने के मामले में, तो उसने क्या किया भाई, वो रिवॉल्वर नहीं लेके गया। सोचो, ये भय है कहीं ना कहीं, खौफ है कि हाँ भाई कि कुछ ना। और एक से एक गुंडे मवाली लोग जो पहले चोर उचक्के हुआ करते थे, जीना तान के चलते थे, भैया मैं अब क्या है, वो भैया 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 करते हैं। नहीं ठीक है, कारण क्या है, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर हर एक स्टेट का, हर एक कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर हमेशा और हमेशा से ही यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जब वो चीज़ें यहाँ पे होंगी ना, तब उसके नीचे आदमी सही से रह पाएगा। जो आदमी इसके ऊपर चला गया तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे होना चाहिए और हर एक इंसान के लिए वो बराबर होना चाहिए, तभी वो चीज़ कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो पाएगी। लेबर हो, लेबर क्लास आदमी हो, चाहे वो मिडिल क्लास आदमी हो, चाहे वो अपर क्लास आदमी हो, तीनों के लिए लॉ एंड ऑर्डर बराबर ही होना चाहिए। अगर बराबर नहीं हुआ तो फिर उसका लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ही नहीं है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ क्या है कि यहाँ सारी चीजें हाँ इक्वल दिखती हैं हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे यूपी में ठीक ठीक है चीजें, काफी सारा गुंडा राज खत्म हुआ है ना यूपी में इसी 5-7 सालों में। जो सबको, वो तो हमको लग रहा है कि सबको ही पता है कि गुंडा राज कैसे यूपी में खत्म हुआ, या यूपी की और ये सेट एन एग्जांपल कर दिया है कहीं ना कहीं। लीड बाय एन एग्जांपल है ना, लीड बाय एग्जांपल है, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे चीज़ों को लेके। अब और अच्छा उसके इसी के साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ बात करूँ टेक की चीज़ों की, जैसे अपना लाइक नोएडा है, राइट, वो अपने जो है लाइक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसको थोड़ा बढ़ा कर बोला जाता है कि नोएडा हमारे यूपी का एक क्या कहते हैं ना उसको, टेक्नोलॉजी हब है, टेक हब, एग्जैक्टली टेक हब है। जैसे हरियाणा के लिए गुरुग्राम है ना, तो अपना स्टेट में एक नोएडा ही ऐसा है जहाँ पे टेक हब बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट हम लोग क्या चाहते हैं ना, कि मैं क्या पर्सनली चाहता हूँ कि यार इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 22 करोड़ की आबादी, 22 करोड़ की जनता और इतना सारा युवा, और आप भी कहीं ना कहीं टेक्निकल इंसान हो, यू आर आल्सो एन इंजीनियर, तो इस दर्द को दुख को समझ सकते हैं भाई। बिल्कुल समझ, कि लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल। पढ़ाई मैंने बोला ना कि यूपी में भी ये चीज़ थोड़ा सा अभाव है इन चीज़ों का। बीते आने वाले 2-4 सालों में आपको दिखने लगेगा डेवलपमेंट, और आपको इन चीज़ों का असर काफ़ी तेज दिखेगा। तो अभी जो लोग यहाँ से गुड़गांव या बेंगलोर काम करने जा रहे हैं, जो बाहर आईटीज हब बने हुए हैं, वो आप देखिएगा कि आने वाले 2 से 4 साल में ये चीज़ नहीं होगी, और सबसे ज़्यादा बाहर से डेवलपमेंट यही होगा। यहाँ पे नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा को आईटी हब बनाने का संकल्प गवर्नमेंट के द्वारा या जो अथॉरिटीज़ लगी हुई हैं उनके द्वारा लिया गया है, और जल्द ही ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि होना यही चाहिए। वरना जो है बच्चा या जो भी यूथ है वो बाहर भागता है, वो इधर उधर जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं उसको अपने स्टेट में अच्छी फैकल्टी मिले, बिल्कुल अच्छी सारी चीजें मिलेंगी, तो भाई क्यों वो अपने स्टेट को छोड़ करके बाहर जाएगा, है कि नहीं? तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इसको और थोड़ा सा विस्तृत किया जाए, इस एरिया को और बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा, यूपी इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रदेश है, ठीक है, और उसके बाद इतनी ज्यादा जनसंख्या वाले यूपी को बड़ी चीजें चाहिए, बड़ी आईटी हब चाहिए, बड़े टेक्निकल लोग चाहिए, और हमारे पास है, हमारे पास हम लोग के पास, लाइक यूपी वालों के पास कहते हैं ना कि भौकाल और झोकाल दोनों होते हैं, दोनों ही होते हैं, सही बात है। दोनों चीजें रुतबे से चलती हैं, तो वो दोनों चीजें हम लोग चाहते हैं कि जो है आने वाले टाइम में पूरा देश देखे यूपी की चीजें। हाँ, तो जैसे कि हम लोग बात करें कि 2017 से पहले अपने यूपी के पास केवल और केवल 2 एयरपोर्ट थे जो रनिंग कंडीशन में थे। आज अगर हम बात करते हैं, यूपी के पास 10 एयरपोर्ट हैं जो कि रनिंग कंडीशन में है। काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है बीते कुछ सालों में यूपी के लिए। और यूपी गवर्नमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ये भी आने वाले समय में ये भी एम कर रहे हैं कि अप्रॉक्स आपके पास 21 एयरपोर्ट होंगे। उसके बाद मेरे ख्याल में यूपी इकलौता ऐसा राज्य बनेगा जहां पे 21 एयरपोर्ट रन करने वाली अथॉरिटीज होंगी और 21 एयरपोर्ट्स होंगे जो इंडिया के राज्य में। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। अब बात करने इसी के साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन में कैसे इतना बड़ा बदलाव आया है ना, जैसे रोडों का विकास हुआ बहुत तेजी के साथ रोडों का विकास। बात करें कि इसे आगरा एक्सप्रेसवे पहले बना हुआ था, है ना, उसके बाद अभी बीते 3-4-5 सालों में आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना। मैं अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे होके आया रिसेंटली, कुछ आज 10-15 दिन पहले।
बहुत अच्छा हाईवे बना है, बहुत अच्छा हाईवे बना है। लिटरली बताऊं, आप लोग यकीन मानिएगा, इतना सुपर हाईवे बना है। मैंने अभी रिसेंटली आगरा एक्सप्रेसवे में देखा कि एक्सप्रेस वे पर आर्मीज ड्रिल, एयरफोर्स ड्रिल कर रही थी टचडाउन की। एयरफोर्स के काफ़ी सारे फाइटर प्लेन्स थे, हाँ, मिराज था, सुखोई था, उसमें आए हुए थे और टचडाउन की वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन में वहाँ पे प्रैक्टिस चल रही थी कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो हम इन जो एक्सप्रेस वेज हैं इनको कैसे यूज़ करेंगे एयरफोर्स के लिए। तो अब देखो ना, मेरे ख्याल में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं आज की डेट में। बिल्कुल। जब आर्मीज और किसी कंट्री की लाइक मिलिट्री ऑपरेशंस वहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आपने कहीं ना कहीं अपना 100% दे करके वो बनाया हो, चाहे वो कोई एक्सप्रेस हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे हो। और अभी बात करें गंगा एक्सप्रेसवे जो हमारे लखनऊ को कानपुर से जोड़ देगा, लाइक वो 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बन रहा है लखनऊ से। वो एलिवेटेड एक एक्सप्रेसवे कानपुर के लिए बहुत अल्टीमेट बन रहा है वो। हम लोग जाया करते उधर से तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे, और बहुत ही बेहतरीन बन रहा है। और कम से कम टाइम में वो बन के तैयार हो जाएगा। और उसका जो है एम किया गया है गवर्नमेंट का तरफ से कि भाई 2025 के होने वाले कुंभ से पहले उसको तैयार कर दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, और वो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी वन ऑफ द लाइक लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवेज में तो होगा वो, क्योंकि उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, 500 समथिंग किलोमीटर, 550 किलोमीटर डेटा पे नहीं, वो हम लोग आपको दिखा देंगे क्या है डेटा। तो उसके बाद यही सब चीज़ें हैं। इतना डेवलपमेंट हो रहा है रोडों में, और इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन पे भी डिपेंड है। भाई देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी कंट्री की या किसी भी स्टेट की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है आपके ट्रांसपोर्टेशन पे। क्यों, कैसे अगर बात करें, कहीं ना कहीं आप सारा जो आपका माल है वो आएगा या जाएगा, आपके चाहे स्टेट में आए चाहे कंट्री में आए, वो आएगा भी या जाएगा भी। वो चाहे वो ट्रक के माध्यम से आए, चाहे वो बस के माध्यम से आए, चाहे वो शिप के माध्यम से आए, चाहे वो जहाज के माध्यम से आए, हुआ तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं एक अलग रोल प्ले करता है हमारी जीडीपी को ग्रो करने में। और जीडीपी से याद है, अगर इसी जीडीपी में बात करें तो क्या आपको पता है कि यूपी बहुत ही जल्द 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाला है। हाँ, ऐसा लाइक गवर्नमेंट में जो भी लोग हैं उनका ऐसा दावा करना है कि भाई 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग 2028-30 तक यूपी को बनाएंगे। और शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2047 तक आई थिंक एम हुआ है। हाँ, तो जो भी रहो, तो मैं यही मानता हूँ कि अगर जो हमारी जीडीपी, हमारा इकोनॉमी और हमारा हर सेक्टर अगर जो अव्वल दर्जे से काम किया तो हम लोग का जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। और हम एज यूथ यही देखते हैं कि भाई आने वाले टाइम में यूपी को यहाँ से यहाँ तक कैसे हम लोग अपने कंट्रीब्यूशन से आगे पहुँचा सकते हैं। हर किसी को, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, या कोई भी एक देश हो, या कोई भी प्रदेश हो, हमेशा उस स्टेट के या उस कंट्री के लोग ही वहाँ पे वैसे होते हैं जो उस स्टेट को या उस कंट्री को ऊपर उठाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग इतने जागरूक हैं, इनफैक्ट इतने टैलेंटेड हैं, उनसे ये उम्मीदें करता हूँ कि वो हमारे उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने में बहुत जल्द ही अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं और देते आएंगे डेफिनेटली। बीते पिछले कुछ सालों में और आने वाले कुछ सालों में वो अपना योगदान ज़रूर देंगे इन चीज़ों में। तो चलिए, इन्हीं सब शब्दों के साथ विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। चलिए, गुड बाय एंड बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।